गुड आफ्टरनून। चलो, इस सेक्शन में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर होगा फर्स्ट पॉइंट के अंडर में, दैट इज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, है ना। शीट मिल जाएगी, शीट की चिंता नहीं करो, पहले तो इस चैप्टर को कैसे याद करोगे इस बात की बस फिक्र करो, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ना, और सिर्फ टारगेट्स याद करने हैं। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे आत्मनिर्भर, सभी ने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर इंडिया भी, या जिसको हम सेल्फ रिलायंट इंडिया बोलते हैं, वो प्रोग्राम भी शुरू किया था। ठीक है, तो इस पे बात कर लेते हैं। जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमको पढ़ना है, इसके अंडर में मेनली जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी द पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सेक्शन में और यहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक, शायद इस बार कोई क्वेश्चन आया था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से प्रीलिम्स में, पिलर्स पूछे गए थे, आई थिंक पिलर्स पे क्वेश्चन आया था, है ना। तो वो तो बहुत ऊपर का क्वेश्चन पूछ लिया है, ऐसा ही कोई क्वेश्चन आएगा हमेशा प्रीलिम्स में इस सेक्शन से, इससे ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा भी जाएगा तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, मैं याद करवा दूंगा इसको और क्लास में ही याद करवा दूंगा पूरा। चलो पहले बात करते हैं कि ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है क्या, और इसको डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेते हैं आत्मनिर्भर भारत पे। आत्मनिर्भर भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13 मई 2020 को लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमको इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट और एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनाना है। हम सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट कंट्री कैसे बन सकते हैं, तो जैसे कि आपने एक स्कीम पढ़ी थी मेक इन इंडिया, so that slogan of make in India should be replaced by made by India, है ना। और इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट कंट्री के तौर पे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर देश तभी बनेगा जब इंडिया के सभी स्टेट्स या सभी रीजन्स अक्रॉस द कंट्री क्या हो, इक्वली डेवलप हो। जैसे कि आपने सुना होगा इंडियन पॉलिटी में, जब आपने आर्टिकल 1 पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 1 में आपने क्या सुना होगा, एक फ्रेज सुना होगा, इंडिया दैट शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया कैसे बना, सभी स्टेट्स को मिला के, है ना। लेकिन जब तक सभी स्टेट्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, सभी रीजन्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री या इंडिया एक आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट कंट्री बन सके? कंप्लीटली पॉसिबल नहीं है। तो हमको अगर इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री, एक सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर देश की तरह देखना है, वो टारगेट को अचीव करना है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमको इंडिया के सभी रीजन्स को, सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को क्या बनाना पड़ेगा, सेल्फ सफिशिएंट बनाना पड़ेगा। एंड इस टारगेट को अचीव करने के लिए स्पेसिफिकली कुछ की एरियाज पे फोकस किया जाएगा। वो की एरियाज क्या हैं, तो की एरियाज जनरली, जैसे कि पहला की एरिया है डिमांड, दूसरा है सिस्टम, तीसरा है वाइब्रेंट डेमोग्राफी। कौन कौन से हैं, पहला है डिमांड, दूसरा है सिस्टम, तीसरा है वाइब्रेंट डेमोग्राफी। इसके बाद नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। शीट नहीं आई है ना तुम लोग की ये वाली अभी क्लास में, ठीक है, चलो मैं भिजवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, लास्ट वन इज इकोनॉमी। ये 4 की एरियाज है जिन पे फोकस किया जाएगा, जिसके बेसिस पे हम इंडिया को क्या बना सकते हैं, एक आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट कंट्री बना सकते हैं। याद रखना, दीज आर नॉट द पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, है ना। दीज आर द की एरियाज through which the government is targeting to make India a self-reliant और आत्मनिर्भर country। ठीक है, तो इस बात का याद रखना, 5 की एरियाज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड। डिमांड मीन्स कि कंट्री में जिस सेक्टर में भी जितनी भी डिमांड है उसको फुलफिल करना। फिर वो डिमांड किसी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, लेबर या एम्प्लॉय के सप्लाई से रिलेटेड हो, या स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। तीसरा सेकेंड पॉइंट आता है सिस्टम।
हियर द सिस्टम मीन्स गवर्नेंस पैटर्न, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको इम्प्रोवाइज करना, उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना। इसके बाद आता है वाइब्रेंट डेमोग्राफी। वाइब्रेंट डेमोग्राफी मीन्स पॉपुलेशन कंट्रोल, है ना, फैमिली प्लानिंग, और मेनली जो हेल्थ और जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके इम्प्रोवाइजेशन से एसोसिएटेड है ये वाइब्रेंट डेमोग्राफी। जहां पे भी डेमोग्राफी टर्म यूज किया जाए वहां पे इस बात का ध्यान रखना कि वहां पे किसकी बात हो रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की बात हो रही है, कंट्री के सिटीजन्स और कंट्री की पॉपुलेशन की बात हो रही है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है इकोनॉमी। तो जैसे कि आप सभी ने एक टॉपिक पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी में, विकसित भारत @2047, तो हमको क्या करना है, इंडियन इकोनॉमी को डेवलपिंग से एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है, एक साउंडफुल इकोनॉमी बनाना है। और वो साउंडफुल इकोनॉमी हम कब बना सकते हैं, जब हम अल्टीमेटली किस पे फोकस करें, सभी सेक्टर्स पे इक्वली फोकस करें। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक, अब इसी में हमें आगे डिस्कस करना है, दैट इज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को इन जनरल शॉर्ट में कहा जाता है आत्मन MP @23। ये आत्मन MP @23 है क्या, इस पे मैं अभी बात करूंगा, अभी सिर्फ सुन लो। हुआ क्या कि नवंबर 2020, स्पेसिफिकली ऑन 12 नवंबर 2020, जो हमारे उस टाइम के एग्जिस्टिंग CM थे, आज की डेट में तो वो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर बन चुके हैं, तो 12 नवंबर 2020 को हमारे जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट लॉन्च किया, है ना। और उस प्रोजेक्ट को किस नाम से जाना गया, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश या सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश। तो जब 12 नवंबर 2020 को उन्होंने आत्मन @20 प्रोग्राम को अनवील्ड किया, तो उसका टारगेट ये था कि हमको मध्य प्रदेश को एक सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर स्टेट बनाना है। कब तक, 2023 तक। और इसके लिए स्पेसिफिकली कुछ टारगेट सेट किए गए, कुछ की पिलर्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिसके बेसिस पे हम मध्य प्रदेश स्टेट को ट्रांसफॉर्म करके, है ना, जो एक टाइम पे सिक और अंडर डेवलपिंग स्टेट हुआ करता था, उसको एक कंप्लीटली सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर स्टेट के तौर पे डेवलप करेंगे। और इसी के रिगार्डिंग जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, इसके अंडर में 4 की पिलर्स को आइडेंटिफाई किया गया। नाउ व्हाट आर दोज 4 की पिलर्स? तो फर्स्ट की पिलर इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहला की पिलर क्या है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा की पिलर क्या है, दूसरा की पिलर है गवर्नेंस। थर्ड की पिलर है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। और लास्ट की पिलर आता है इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या है लास्ट की पिलर? इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो 4 की पिलर्स हैं, कौन कौन से? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, एंड द लास्ट वन इज इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर हुआ? 2 मिनट 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से चारों पिलर याद करने की कोशिश करो और इसको याद करने की कोशिश करो। ये जो 5 की एरियाज हैं, हो गया? चलो इसके आगे थोड़ा सा हमें और डिस्कशन करना है। अगर अब आप यहाँ पे ध्यान दो तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को किस नाम से लॉन्च किया? आत्मन MP @23। अब ये आत्मन है क्या? दीज terms, that is Atman, stands for a different meaning. ATMAN. A stands for aspiration. T stands for transformation. A stands for aspiration, T stands for transformation, M stands for mission, A stands for action,
एंड एन स्टैंड्स फॉर नीति। नीति का मतलब पॉलिसी। क्लियर? आत्मन, एस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन, एक्शन एंड नीति, है ना? चाहो तो लिख लो। क्लियर? चलो अब एक बार हम बात कर लेते हैं कि मान लो अगर 2 मार्कर में पूछा गया आपको आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश या आत्मनिर्भर भारत या इंडिया, तो कैसे लिखोगे? हाँ, इतना सारा कंटेंट है, कैसे लिखोगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर इंडिया? देखो, मैंने एक पॉइंट बताया था कि इन जनरल इकोनॉमी में अगर कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी स्कीम पूछी जाती है तो उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? अगर शॉर्ट फॉर्म दिया है तो इन जनरल उसका फुल फॉर्म, और फुल फॉर्म के साथ क्या होना चाहिए? डेट या ईयर होना चाहिए। ये पहला रिक्वायरमेंट बताया था। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी? उस प्रोग्राम, उस स्कीम या प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव, और लास्ट में कोई एग्जाम्पल या एडिशनल फैक्ट है करंट अफेयर से रिलेटेड तो वो पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ इधर तक? तो अब बताओ आप कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश या आत्मनिर्भर इंडिया को कैसे लिखोगे? ईयर मैं बता देता हूं। आत्मनिर्भर इंडिया यानी कि सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? आत्मनिर्भर इंडिया शुरू हुआ 13 मई 2020 को। अगर आपको याद हो तो कोविड से पहले ही लॉन्च किया था, या कह सकते हो कि कोविड का फेज जब चल रहा था तभी इसको लेके गवर्नमेंट ने प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया। तो ये इंडिया लेवल पे था। और एमपी लेवल पे प्रोग्राम कब शुरू किया गया? 12 नवंबर 2020, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने एक रोड मैप प्रिपेयर किया पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट के अंडर में, पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में। क्लियर? चलो अब बताओ किस तरह से लिखोगे? डिमांड या वाइब्रेंट सिस्टम भी बोल दो चलेगा। डिमांड, वाइब्रेंट सिस्टम, डेमोग्राफी, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और कोई पॉइंट? हाँ हाँ, ठीक है, करेक्ट है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए अगर आपको 2 मार्कर में पूछा जाता है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कैसे लिखना है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश इज अ फ्लैगशिप program which has been launched by our former Chief Minister Shivraj Singh Chauhan on 12 November 2020। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक अ स्टेट अ सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट स्टेट। This programs mainly covered 4 different pillars, that is physical infrastructure, governance, health and medical education, and the last one is ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना, या जनरली इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट। इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, या मान लो अगर आपको पूछा जाए डिफाइन आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर इंडिया 2 मार्कर में, तो क्या लिखना है? आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर इंडिया इज अ प्रोग्राम विच हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 13 May 2020। ऑब्जेक्टिव, the objective is to make a country a self-reliant or self-sufficient by ensuring a development across the different regions of a country. It mainly focused on 5 key areas. First is demand, second is vibrant system, the third one is demography, fourth one is infrastructure and the last one is economy. Clear हुआ? तो इस तरह से जनरली हमको 2 मार्क का कवर अप करना है विद द रिगार्डिंग टू आत्मनिर्भर इंडिया और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। ठीक है, चलो अब इसमें हम आ जाते हैं काम की बातें जो हमारी हैं कि ये जो 4 पिलर्स हैं इसके अंडर में कुछ स्ट्रेटेजी है, कुछ रोड मैप है, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो जब हम 4 पिलर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला पिलर क्या है? सबसे पहला पिलर है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप ध्यान दो
तो मैंने जब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आपको बताया था तो उसमें शॉर्ट फॉर्म क्या था, आत्मन MP @23। व्हाट इज दैट 23? 23 इज द ईयर, है ना, विच हैज बीन टारगेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश टू अचीव अ टारगेट और टू बिकम अ सेल्फ रिलायंट स्टेट। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने के लिए जो 4 डिफरेंट पिलर्स गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ MP ने आइडेंटिफाई किए, उसके अंडर में इन्होंने कुछ टारगेट सेट किए। कुछ टारगेट ऐसे थे जो कि मेजॉरिटी बेसिस पे हमको 2023 तक अचीव करना था, और कुछ टारगेट ऐसे थे जिनको इन जनरल गवर्नमेंट 2024 और 25 तक क्या करेगी, अचीव करेगी। बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टारगेट शुड बी अचीव्ड बिफोर द एंड ऑफ 2023। हालांकि वो जो टारगेट्स थे उसमें मोस्ट ऑफ द टारगेट कुछ अचीव भी हुए, कुछ अभी भी इन जनरल हम कह सकते हैं कि प्रोसेस में है, और कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ टारगेट इन जनरल अभी तक सरकार ने अचीव नहीं किए हैं। क्या क्या है उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे। बट ये जो 4 डिफरेंट पिलर्स हैं, ये पिलर्स के अंडर में भी कुछ सब पिलर्स या सब सेक्शन है जो कि इन जनरल हमको सबसे पहले याद करना है और फिर इनके सब क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 डिफरेंट की एरियाज हैं या 5 डिफरेंट पर्टिकुलर सेक्शन है जिसपे इन जनरल गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश क्या करेगी, फोकस करेगी। कौन कौन से वो 5 एरियाज हैं? तो सबसे पहले आता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में रूरल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या आता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। कोशिश करना साथ में याद हो जाए। सबसे पहले क्या आएगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा क्या आएगा, लिखना छोड़ दो, सिर्फ याद कर लो, ट्रैवल एंड टूरिज्म। दूसरा क्या है, ट्रैवल एंड टूरिज्म। तीसरा है अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड वाटर। तीसरा क्या है, अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड वाटर। फोर्थ क्या है, फोर्थ है एनर्जी। फोर्थ वन इज एनर्जी एंड द लास्ट वन इज ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। लास्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, 5 हैं। कौन कौन से, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैवल एंड टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड वाटर, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। फिर से बोलो 5 कौन कौन से हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैवल एंड टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मीनिंग पहले भी बताया था आपको इकोनॉमी में। लॉजिस्टिक का मतलब ये है कि गुड्स को इन जनरल ट्रांजिट करने में, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जो भी एक्सपेंसेस अकर्ड होते हैं उनको इन जनरल क्या कहा जाता है, लॉजिस्टिक कहा जाता है। पहले पिलर के सारे की एरियाज याद हो गए, 5 हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैवल एंड टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। अब थोड़ा सा इसमें हम चेंजेस कर देते हैं, शॉर्ट वाले पहले याद कर लेते हैं, है ना। तो पहला तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था। दूसरा अब जो आएगा दैट इज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखो तो इन जनरल यहाँ पे टर्म यूज किया गया है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, तो मैं वही लिख देता हूँ एग्जैक्ट, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। तो सबसे पहले एजुकेशन कहाँ से शुरुआत होती है एक व्यक्ति की, स्कूल एजुकेशन। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, स्कूल एजुकेशन। इन जनरल कहाँ से व्यक्ति पढ़ना शुरू करता है, स्कूल से ना। तो सबसे पहले क्या आएगा इसके अंडर में, स्कूल एजुकेशन। फिर स्कूल एजुकेशन अकम्प्लिश करने के बाद व्यक्ति क्या करता है, हायर एजुकेशन की तरफ मूव करता है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, हायर एजुकेशन। फर्स्ट वन इज स्कूल एजुकेशन, नेक्स्ट वन इज हायर एजुकेशन, और लास्ट में फिर व्यक्ति क्या करता है, पर्टिकुलर प्रोफेशन को परस्यू करता है। तो लास्ट में इसके अंडर में आएगा टेक्निकल एजुकेशन और स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन। स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन में इन जनरल हम किसको कवर अप करते हैं, हम कवर करते हैं वोकेशनल एजुकेशन को। तो लास्ट में क्या आएगा,
टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल एजुकेशन। ठीक है, तो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के अंडर में 3 सेक्शन, कौन कौन से? स्कूल एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन, फिर टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल एजुकेशन। क्लियर हो गया? ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो पिलर है दैट इज इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट या एम्पावरमेंट के अंडर में भी कुछ स्पेसिफिक सेक्शन है, जैसे कि पहला, सबसे पहले इकोनॉमी में सबसे पहला सेक्टर कौन सा होता है? एग्रीकल्चर। तो अगर हम मध्य प्रदेश के रेफरेंस में देखें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट आएगा इंडस्ट्रीज एंड स्किल डेवलपमेंट। व्हाई स्किल डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रीज? क्योंकि अब जो इंडस्ट्रीज है वो कैसी हैं? मेनली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज हम इन जनरली डिप्लॉय करेंगे उनको कोई ना कोई पर्टिकुलर स्किल का नॉलेज होना चाहिए। थर्ड आता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर में हमारे फॉरेस्ट बेस्ड और मिनरल बेस्ड रिसोर्सेज आ जाएंगे। और लास्ट में आएगा ट्रेड एंड कॉमर्स। कौन कौन से पॉइंट हो गए? इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट के अंडर में एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज एंड स्किल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। कोशिश करो कि याद हो जाए 2 मिनट में जल्दी सारे पॉइंट। ये हो गया? चलो एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं यहां से और फिर आगे शुरू करते हैं। सबसे पहला पिलर कौन सा था? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंडर में 5 एरियाज थे, कौन कौन से? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म, नेक्स्ट इज अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड वाटर, नेक्स्ट इज एनर्जी, लास्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। उसके बाद नेक्स्ट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। सबसे पहले स्कूल एजुकेशन, देन हायर एजुकेशन, देन टेक्निकल एंड स्किल एजुकेशन। उसके बाद नेक्स्ट इकोनॉमी एंड एम्पावरमेंट। इकोनॉमी एंड एम्पावरमेंट के अंडर में सबसे पहले एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, सेकंड इंडस्ट्रीज एंड स्किल डेवलपमेंट, थर्ड नेचुरल रिसोर्सेज, फोर्थ ट्रेड एंड कॉमर्स। इधर तक क्लियर है? चलो लास्ट में आ जाते हैं, दैट इज गवर्नेंस। लास्ट पिलर क्या है? गवर्नेंस है। जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो गवर्नेंस में सबसे पहला पॉइंट जो आता है दैट इज पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ठीक है, सबसे पहला पिलर क्या है? पब्लिक सर्विस डिलीवरी और ई गवर्नेंस। पब्लिक सर्विस डिलीवरी और ई गवर्नेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ई गवर्नेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। फिर बोल रहा हूं याद करते जाओ, साथ में लिखने के चक्कर में मत पढ़ो, लिखोगे तो तुम खुद से भी याद नहीं कर पाओगे। पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ई गवर्नेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। कौन कौन से पॉइंट आएंगे? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। यहां पे एक पॉइंट और एड ऑन कर सकते हो, दैट इज गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट। गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट, गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट इज एसोसिएटेड विथ राशन शॉप और एमएसएमई। कौन कौन से पॉइंट हो गए? सबसे पहले पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ई गवर्नेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट। इसके बाद नेक्स्ट अपग्रेडेशन इन गवर्नमेंट
upgradation and reforms in government rules, एक्ट एंड गाइडलाइंस, यानी जो सरकार के द्वारा बनाए गए नियम और कानून हैं या जो नीति निर्देश है, गाइडलाइंस है, उनको क्या करना, टाइम के साथ साथ अपग्रेड करना या उसमें रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना। तो अपग्रेडेशन एंड रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट रूल्स, एक्ट एंड गाइडलाइंस। और उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रीवियांसेस रिड्रेसल, ग्रीवियांसेस रेड्रेसल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। क्लियर, यानी कि जो भी जनरल सिटीजन हैं उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके ग्रीवियांसेस को क्या करना, रेड्रेसल करना यानी रिजॉल्व करना, और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट पे फोकस करना। तो 4 डिफरेंट एरियाज हैं जिनको इन जनरल गवर्नेंस के अंडर में कवर्ड अप किया गया है। एक बार जल्दी जल्दी बोल के याद कर लो, फिर पूरे पिलर्स को याद करने के बाद एक एक पॉइंट पे डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। सबसे पहले गवर्नेंस के अंडर में पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ई गवर्नेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट। थर्ड upgradation and reforms in government rules, act, guidelines, and the last one is grievances redressal and human resources management। क्लियर हो गया? चलो इसको याद करने की कोशिश करो जल्दी से 2 मिनट के अंदर चारों पिलर्स को। हो गया? चलो एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में जो सबसे पहला पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंडर के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 4 पिलर्स थे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, इकोनॉमी एंड एम्पावरमेंट। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में 5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट कौन सा था, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड ट्रैवल एंड टूरिज्म, थर्ड urban development, housing and water, fourth energy, and the last one transportation and logistics। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के अंडर में 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट स्कूल एजुकेशन, सेकेंड पॉइंट हायर एजुकेशन, थर्ड पॉइंट टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन। फिर हमने पढ़ा था इकोनॉमी एंड एम्पावरमेंट। इसके अंडर में मेनली 4 पॉइंट्स थे। कौन कौन से थे, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अलाइड एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज एंड स्किल डेवलपमेंट, थर्ड इज नेचुरल रिसोर्सेज और फोर्थ वन इज ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक, उसके बाद फिर हमने पढ़ा था गवर्नेंस। गवर्नेंस के अंडर में पहला पॉइंट कौन सा था, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ई गवर्नेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। दूसरा पॉइंट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक पार्टिसिपेशन और गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट। थर्ड पॉइंट इसमें क्या डिस्कस किया था हमने, अपग्रेडेशन एंड रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट रूल्स, एक्ट एंड गाइडलाइंस। और लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था ग्रीवियांसेस रेड्रेसल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। क्लियर? चलो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला पिलर जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने रोड मैप प्रिपेयर किया, और वो रोड मैप कितने ईयर्स के लिए था, 3 साल के लिए था। ठीक है, 3 साल मतलब 2020 में लॉन्च किया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश प्रोग्राम, तो 2023 तक हमको 3 इयर्स में जो टारगेट्स हैं वो अचीव करने हैं। तो दैट इज रोड मैप फॉर 3 इयर्स। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में सबसे पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो पॉइंट कौन सा था, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का था। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किए उस पर हमें बात करना है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में गवर्नमेंट ने जो टारगेट सेट किए उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, सिर्फ सुन लो और कुछ मत करो, है ना, कीवर्ड्स याद करना। फोकस किस पे होना चाहिए, कीवर्ड्स पे होना चाहिए। सबसे पहले आएगा फ्लैगशिप एंड फास्ट ट्रैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट, that is
नर्मदा एक्सप्रेसवे एंड चंबल एक्सप्रेसवे। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश है उसने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसके अंडर में क्या किया जाएगा सरकार के द्वारा, नर्मदा एक्सप्रेसवे और चंबल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। अगर आप लोग प्री के समय क्लास में रहे होंगे तो मैंने उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ाया था, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में मैंने आपको 2 एक्सप्रेसवे पढ़ाए थे, एक नर्मदा एक्सप्रेसवे पढ़ाया था और एक चंबल एक्सप्रेसवे पढ़ाया था। नर्मदा एक्सप्रेसवे में ये बताया था कि ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से शुरू होगा और अलीराजपुर तक जाएगा। साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश को किस स्टेट से कनेक्ट करेगा, विद द स्टेट ऑफ गुजरात। अपार्ट फ्रॉम दैट चंबल एक्सप्रेसवे में मैंने आपको ये बताया था कि चंबल एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के 3 जिलों से निकलेगा, श्योपुर, मुरैना और भिंड, और ये मध्य प्रदेश को राजस्थान और मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश स्टेट से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को इन जनरल इंश्योर किया जाएगा कि ये 2023 तक डेवलप हो जाए। इसी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसी के अंडर में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में, दैट इज ऑटोमेशन एंड फास्ट ट्रैकिंग विथ कंप्यूटराइजेशन ऑफ टोल टैक्स। यानी आपने देखा होगा कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, वहाँ पे आपको टोल टैक्स या टोल प्लाजा देखने को मिलता होगा। आज से कुछ साल पहले तक इन जनरल जो भी टोल टैक्स या टोल प्लाजा थे वहाँ पे ऑटोमेशन यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखो तो आपके इन जनरल जो भी व्हीकल्स हैं उसमें क्या होता है, फास्टैग कार्ड लगा हुआ होता है। वो फास्टैग कार्ड को इन जनरल टोल प्लाजा में स्कैन किया जाता है, मशीन के थ्रू रीड किया जाता है और ऑटोमेटिकली आपके उस फास्टैग से जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो सर्विस डिलीवरी है वो इन जनरल इम्प्रूव हो गई, है ना। अब जो लंबी लंबी कतारें हैं वो आपको इन जनरल टोल प्लाजा या टोल टैक्स स्टॉप पे देखने को नहीं मिलती हैं। तो गवर्नमेंट का मोटिव क्या है कि आने वाले समय में सभी टोल प्लाजा को किस तरह से डेवलप करना, टेक्नोलॉजी बेस्ड यानी ऑटोमेशन बेस्ड डेवलप करना। जो ट्रैकिंग है व्हीकल्स की उसको क्या करना, फास्ट करना। किस बेसिस पे, कंप्यूटराइजेशन के बेसिस पे। और इसमें गवर्नमेंट किसकी हेल्प लेगी, फास्टैग कार्ड की हेल्प लेगी। अब सरकार का आने वाले समय में मोटिव तो ये भी है कि इसको जीपीएस इनबिल्ट किया जाएगा, है ना। नितिन गडकरी ने इस पे कुछ समय पहले बात भी करी है। इधर तक क्लियर हुआ सभी को, ठीक। इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, 500 करोड़ रुपीस का, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश 500 करोड़ रुपीस का क्या करेगी, एक्सटर्नल लोन लेगी। यानी ये लोन बजट में पहले से शो नहीं होगा, सरकार इस लोन को बाद में क्या करेगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू बोरो करेगी, ताकि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको वो फर्दर डेवलप कर सके। सो 500 करोड़ रुपीज ऑफ लोन शुड बी टेकन एट अ एक्सटर्नल लेवल। तो पहला पॉइंट क्या था, फ्लैगशिप एंड फास्ट ट्रैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट सच एज नर्मदा एक्सप्रेसवे और चंबल एक्सप्रेसवे। अगर शॉर्ट में याद करो तो पहला पॉइंट इतना याद रखना कि चंबल और नर्मदा एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये था कि जो भी टोल प्लाजा होंगे वहां पे कंप्लीटली कंप्यूटराइजेशन सिस्टम को फॉलो किया जाएगा फास्टैग के थ्रू। फिर नेक्स्ट है 500 करोड़ रुपीस का लोन लिया जाएगा, एक्सटर्नल लोन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है रोड असेट मैनेजमेंट। रोड असेट मैनेजमेंट सर्विस इंक्लूड होगी। और ये रोड असेट मैनेजमेंट क्या है, ये रोड असेट मैनेजमेंट जनरली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो रोड की क्वालिटी को और रोड के टेक्निकल डेवलपमेंट को क्या करेगा, असिस करेगा। जैसे अगर आप देखो तो जब भी कोई रोड बनाई जाती, नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे बनाया जाता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि इन जनरल कंक्रीट कितना रेशो में यूज़ करना है, सीमेंट या सैंड किस रेशो में यूज़ करना है ना। अगर मान लीजिए
जो सीमेंटेड रोड नहीं है, आज की डेट में तो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट है वो सीमेंटेड रोड बना रही है, ठीक है, लेकिन अगर सीमेंटेड रोड नहीं है तो उसके क्या फर्दर ऑप्शनल हो सकते हैं? सीमेंटेड रोड की जगह जैसे अगर हम इन जनरल डामर वाली रोड बनाते हैं तो उसमें क्या अदर ऑप्शंस और क्राइटेरिया हो सकते हैं? तो रोड की क्वालिटी का जो असेसमेंट है, रोड का इन जनरल जो टेक्निकल इश्यूज का जो असेसमेंट है वो किसके थ्रू किया जाएगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू किया जाएगा। और रोड असेट मैनेजमेंट सिस्टम में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो फंडिंग भी करेगा किसको? मध्य प्रदेश सरकार को। और मध्य प्रदेश सरकार को जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो काफी लंबे समय से फंडिंग करता हुआ आ रहा है। तो 4 की टारगेट्स हैं जो कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर में क्या किए गए? सेटअप किए गए। कौन कौन सा? सबसे पहले चंबल और नर्मदा एक्सप्रेसवे को फास्ट ट्रैक करना, यानी कि इन जनरल डेवलप करना। दूसरा, ऑटोमेशन या कंप्यूटराइजेशन बेस्ड फास्ट ट्रैक इंश्योर करना, इनबिल्ट करना टोल प्लाजा पे। तीसरा, 500 करोड़ रुपीस का एक्सटर्नल लोन अडॉप्ट करना या बोरो करना। और लास्ट में रोड असेट मैनेजमेंट सर्विस। ये रोड असेट मैनेजमेंट सर्विसेज इन जनरल किसके थ्रू प्रोवाइड करी जाएगी? एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू प्रोवाइड करी जाएगी, जिसमें रोड की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाएगा, रोड के टेक्निकल इश्यूज को असिस्ट किया जाएगा और साथ ही साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। कोई डाउट यहां तक? चलो, अभी तो शुरुआत है, एक ही पॉइंट हुआ है। चलो अब आ जाते हैं किस पे? दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट याद करो, हमने क्या पढ़ा था? ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रैवल एंड टूरिज्म थोड़ा सा इजी है। ट्रैवल एंड टूरिज्म में सबसे पहला पॉइंट आता है बफर में सफर इनिशिएटिव। तुम किसी और सफर में मत निकल जाना, है ना। बफर में सफर इनिशिएटिव का मतलब ये है कि मॉनसून टाइम पे, है ना, जो इन जनरल नेशनल पार्क्स में जो सफारीज हैं उनको इनबिल्ट करना। आप देखते होगे, आपका एनवायरनमेंट हो गया क्या? नहीं हुआ। चलो, नेशनल पार्क में 3 जोन होते हैं, ठीक है। सबसे यहां पे डेप्थ में कौन सा होता है? कोर जोन। कोर जोन में इन जनरल ह्यूमन हैबिटेशन या ह्यूमन मूवमेंट किसी भी तरह से अलाउ नहीं होता है ना। कोर जोन मतलब मौत को गले लगाना, ठीक। दूसरा होता है बफर जोन। बफर जोन वो जोन है जहां पे नेशनल पार्क में ह्यूमन मूवमेंट अलाउ होता है, जहां पे सफारी वगैरह नेशनल पार्क्स में चलती हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट में जो नेशनल पार्क का एरिया होता है इसको कहा जाता है आउटर जोन। आउटर जोन वो है जहां पे इन जनरल हम फॉरेस्ट में जाके वुड कटिंग वगैरह एनिमल ग्रेजिंग के काम कर सकते हैं। यहाँ पे शेर के दिखने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। यहाँ पे हमारे इंटरटेनमेंट के लिए वो दिख जाता है और यहाँ पे वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए हमको बुलाता है, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंस है। अब इन जनरल जो सफारी है वो इसी जोन में आपको देखने को मिलेगी, वो इस जोन में नहीं लेके जाएं, इस जोन में लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि ये वो कोर जोन है जहां पे पूरा वाइल्ड लाइफ का हैबिटेशन होगा, है ना। तो ये वाला जो जोन है, ये जोन तो ऑटोमेटिकली पूरे सीजन में ही बंद रहता है। अब ये जो आउटर जोन है इसमें तो कोई भी जो आसपास के विलेज के लोग हैं वो जा सकते हैं, लेकिन जो बफर जोन है इसमें क्या होता है कि बारिश के समय में जनरली मड वगैरह डिपॉजिट हो जाता है, वाटर लॉगिंग जैसी प्रॉब्लम होती है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ ट्रेजेडीज वगैरह इन जनरल मॉनसून के टाइम पे हमको बफर जोन में देखने को मिलेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बफर जोन्स हैं इनको मॉनसून ओरिएंटेड वे में क्या करना? डेवलप करना। यानी मॉनसून के टाइम पे भी बफर जोन में हम क्या कर सकें? जो टूरिज्म एक्टिविटीज हैं उसको प्रमोट कर सकें, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसी वजह से इस इनिशिएटिव को मध्य प्रदेश के जो ये प्रोजेक्ट है आत्मन एमपी, इसके अंडर में इंक्लूड किया गया है। तो बफर में सफर इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि बफर जोन में जनरली जो टाइगर सफारीज वगैरह है नेशनल पार्क के अंडर में, उसको मॉनसून टाइम पे भी क्या किया जाएगा? रन किया जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 2 टाइगर सफारीज जनरली शुरू करी जाएंगी, और ये 2 टाइगर सफारीज किस किस नेशनल पार्क में होगी? तो इसके लिए 3 नेशनल पार्क को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें से किसी 2 नेशनल पार्क में क्या शुरू करी जाएंगी? टाइगर सफारी शुरू करी जाएंगी। वो 3 नेशनल पार्क कौन से हैं? सबसे पहला कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा पेंच नेशनल पार्क,
और तीसरा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो पहला क्या था? बफर में सफर इनिशिएटिव, दूसरा 2 टाइगर सफारीज, फिर तीसरा आता है थीम बेस्ड सर्किट डेवलप किए जाएंगे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। थीम बेस्ड सर्किट की अगर बात करूं तो ये स्वदेश दर्शन स्कीम में भी था। थीम बेस्ड सर्किट क्या है? तो जैसे कि रामायण सर्किट डेवलप किया जाएगा। रामायण सर्किट कहां पे डेवलप किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। रामायण सर्किट कहां पे होगा? राम मंदिर कहां है मध्य प्रदेश में? सिर्फ ओरछा में है ना? ओरछा में है? नहीं है ना? तो फिर बस इतना क्यों सोच रहे हो? फिर तीर्थांकर सर्किट डेवलप किया जाएगा। तीर्थांकर सर्किट की अगर हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक टूरिस्ट साइट या पिलग्रिमेज साइट है जैन तीर्थांकर के। कौन कौन से? 52 गजा, गोम्मटगिरी, मंगलगिरी, पुष्पगिरी हैं। तो ये सारे जनरली तीर्थांकर सर्किट होंगे। फिर ओमकार सर्किट। ओमकार सर्किट जैसे कि ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर, ठीक है। नर्मदा सर्किट। नर्मदा सर्किट वो डिस्ट्रिक्ट्स में जहां से इन जनरल नर्मदा फ्लो होती है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक क्या किए जाएंगे? सर्किट डेवलप किए जाएंगे जहां पे थीम बेस्ड टूरिज्म को क्या किया जाएगा? प्रमोट किया जाएगा। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंडर में 3 पॉइंट हो गए। कौन कौन से? बफर में सफर इनिशिएटिव, दूसरा पॉइंट कौन सा था? 2 टाइगर सफारी, तीसरा थीम बेस्ड टूरिज्म, फोर्थ मध्य प्रदेश में रूरल टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म और होम स्टेज को प्रमोट किया जाएगा। होम स्टे टूरिज्म। आपने सुना होगा कि ट्राइबल बेल्ट में कुछ घर वगैरह बनाए जाते हैं, होम स्टे बनाए जाते हैं जहां पे आम व्यक्ति जाके रह सकता है और जो ट्राइबल या जो रूरल टूरिज्म है उसको एक्सपीरियंस कर सकता है। इट विल बी फ्री ऑफ, जनरली उसके लिए कुछ पैसा देना पड़ता है। तो एक तरह से ये सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगा। किसके लिए? रूरल और ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए। और जो रूरल और ट्राइबल टूरिज्म है उसको भी प्रमोशन मिलेगा। इसी के साथ साथ 20,000 यूथ पॉपुलेशन को क्या किया जाएगा? टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। तो स्किल डेवलपमेंट। क्लियर हुआ? तो 5 पॉइंट है। कौन कौन से? बफर में सफर इनिशिएटिव, 2 टाइगर सफारी, कहां कहां? पेंच, कान्हा किसलिया, बांधवगढ़। फिर तीसरा क्या था? थीम बेस्ड सर्किट। कौन कौन से? रामायण सर्किट, तीर्थांकर सर्किट, ओमकार सर्किट और नर्मदा सर्किट। उसके बाद फिर रूरल टूरिज्म, ट्राइबल बेस्ड टूरिज्म या फिर होम स्टे टूरिज्म। और लास्ट में 20,000 यूथ पॉपुलेशंस की स्किल्स को इन्हांस करना, डेवलप करना। किस मोटिव से? स्किल डेवलपमेंट के मोटिव से इन अ टूरिज्म सेक्टर। कोई डाउट यहां तक? 2 पॉइंट हुए हैं, अभी 3 पॉइंट बाकी हैं। इसको कल शुरू करेंगे। किसी को कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो याद रहेगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश प्रोग्राम हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मध्य प्रदेश स्टेट को सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाएगा। इस प्रोग्राम को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा और इसके अंडर में 4 पिलर हैं। कौन कौन से पिलर्स हैं? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, इकोनॉमी एंड एम्पावरमेंट। और इसको आत्मन MP@23 के नाम से लॉन्च किया गया, जिसमें 3 साल का रोड मैप बनाया जाएगा ये डिफरेंट पिलर्स के टारगेट को अचीव करने के लिए। यहाँ पे जो आत्मन है उसका मतलब है A फॉर एस्पिरेशन, T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, M फॉर मिशन, A फॉर एक्शन, N फॉर नीति। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलो इसको कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।